अध्याय 5 निवेशकों को संस्थापकों में बदलना। यह एक चक्रव्यूह की तरह है जिसमें कई स्टार्टअप संस्थापक अक्सर फंस जाते हैं। आपने नेशनल टेलीविजन पर एक प्रसिद्ध चैनल में भी इस तरह के एपिसोड्स देखे होंगे, जहां स्टार्टअप संस्थापकों ने निवेशकों को अपनी कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी दी है, जिससे उन्होंने निवेशकों को संस्थापक बना दिया, यानी कंपनी के अंदर सभी फैसले लेने का अधिकार दिया। आइए इसे करीब से समझते हैं। स्टार्टअप किसी भी संस्थापक के लिए एक उपलब्धि यानी उसकी अचीवमेंट है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टार्टअप एक संस्थापक के संघर्ष की कहानी है जो उन्हें कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक बनाती है। किसी भी स्टार्टअप में निवेशकों के अधिकार काफी सीमित है। हालांकि निवेशकों को स्टार्टअप में स्वामित्व अधिकार मिलते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप में संस्थापकों के पास व्यवसाय चलाने और बिना किसी रोक टोक के फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अगर आप अपने निवेशक को संस्थापक में बदल देते हैं तो कहीं ना कहीं यह फैसला लेने की आपकी आजादी को सीमित कर सकता है। यह भी संभव है कि जिस मुख्य उद्देश्य के लिए आपने स्टार्टअप शुरू किया वह खो जाए और आप अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बन जाएं। कुछ साल पहले मुंबई आईआईटी के 2 संस्थापकों ने एक इनोवेटिव हेल्थ केयर डिवाइस कंपनी शुरू की थी। उन्होंने तकनीकी और स्वास्थ्य वस्तुओं के संयोजन से एक अद्भुत उत्पाद बनाने के लिए बहुत मेहनत से काम किया। उन्होंने इस टूल के विकास करने के लिए केवल कुछ ही एंजल निवेशकों से फंड रेज किया था। उत्पाद तैयार होने के बाद कंपनी को उत्पाद के उत्पादन यानी उसके प्रोडक्शन और वितरण यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना अगला फंडिंग राउंड एक ऐसे निवेशक के साथ बंद किया जिसे कंपनी में इक्विटी दी गई और वह सह-संस्थापक बन गया। निवेशक वित्तीय बहुत अच्छी स्थिति में था। उसने उत्पाद को समझने में 6 महीने बिताए और इसकी मार्केट क्षमता को समझा। बाद में निवेशक अपनी टीम के लोगों को कंपनी में लाया जिन्होंने उत्पाद के उत्पादन में संस्थापक की मदद की और इस तरह से संस्थापक के साथ रहकर ही अंदर की चीजों को समझा। 1 साल के अंदर ही निवेशक ने उत्पादन, वितरण और बाजार पर मजबूत पकड़ बना ली। इसके बाद निवेशक ने कंपनी के अंदर टकराव पैदा करना शुरू कर दिया और संस्थापकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निवेशक ने कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और सह-संस्थापकों और संस्थापक पर इस हद तक दबाव डाला कि उसके पास अपनी उत्तरजीविता के लिए कंपनी से इस्तीफा यानी रिजाइन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 6 स्टार्टअप में गलत निवेशक से अनुदान लेना। स्टार्टअप में निवेशक एक एंजल की तरह होते हैं जो स्टार्टअप का पालन पोषण यानी उसे नर्चर करते हैं और उसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हालांकि उस एंजल निवेशक की तलाश करना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। जब आप किसी स्टार्टअप में हो तो यह समझना जरूरी है कि निवेश करना एक जोखिम भरा काम है। संभव है कि निवेश की गई रकम खराब हो जाए या हो सकता है कि वो 100 गुना लाभ कमा ले। हर स्टार्टअप संस्थापक इस तथ्य से जागरूक है कि हर स्टार्टअप हिट नहीं होगा। अगर आप किसी निवेशक को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मना रहे हैं तो आपके लिए उनकी मानसिकता को समझना जरूरी है। क्या उन्होंने पहले भी निवेश किया है? क्योंकि अगर उन्हें निवेश के जोखिम के बारे में पता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें निवेश करने की अच्छी समझ नहीं है तो इससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।
अगर आपका स्टार्टअप उनकी अपेक्षाएं यानी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार लाभकारी परिणाम उत्पन्न करने में काबिल नहीं होगा तो कुछ समस्या पैदा हो सकती है। बहुत सारे स्टार्टअप और संस्थापक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां उन्होंने उन निवेशकों से निवेश ले ली जिनकी निवेश मानसिकता यानी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं थी। यही वजह थी कि बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार ये निवेशक सिर्फ अपना पैसा वापस पाने की खातिर संस्थापकों को काम नहीं करने देते। बहुत से निवेशक संस्थापकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जिससे उनकी कार्य क्षमता में समस्या आती है और अंत में स्टार्टअप को बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। अध्याय 7 किसी भी स्टार्टअप में चल रहे नुकसान के बावजूद निवेश जारी रखना। देश में लगभग 80% यूनिकॉर्न स्टार्टअप अभी भी लाभ में नहीं है। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम इस तरह से विकास हुआ कि किसी स्टार्टअप के मूल्यांकन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक जरूरत नहीं है, जो संस्थापक के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करती है। किसी कंपनी का मूल्यांकन अलग-अलग कारक पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि जो स्टार्टअप शुरुआत से ही नुकसान में चल रहे हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि एक दिन वो अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। इसी उम्मीद में चलते रहने से स्टार्टअप को एक दूसरे कारकों के साथ अपनी मूल्यांकन बढ़ाते समय नुकसान उठाते रहना होगा। अब अगर अनुदान का प्रवाह चलता है तो आप फंडिंग राउंड खेलते खेलते अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। हालांकि अगर यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल करने से पहले या बाद में अनुदान खत्म हो जाती है तो आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है अपनी कंपनी के लिए बाई आउट करना। दूसरा विकल्प अपनी कंपनी के लिए आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालना। तीसरा विकल्प कंपनी को बंद कर देने का है। मजेदार बात यह है कि स्टार्टअप शुरू करने से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक और यूनिकॉर्न बनने के बाद भी या आपके लिए यहाँ जोखिम की कोई कमी नहीं है। हालांकि इन सब के बीच आपको एक संस्थापक के रूप में कंपनी से अच्छी वेतन मिलती है, जो आपके उत्तरजीविता को तनाव से दूर रखती है। असली पैसा तब बनता है जब आपके रास्ते पहले या दूसरे विकल्प के लिए खुलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्टअप संस्थापक घाटे में स्टार्टअप चलाने का जोखिम क्यों उठाते हैं। इसलिए ताकि कंपनी ग्रो होने पर उनके शेयर्स को अच्छा लाभ हो। अध्याय 8 मुख्य उत्पाद और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादातर स्टार्टअप को फंडिंग मिलने के बाद उनका ध्यान भटक जाता है और वो समझ नहीं पाते कि स्टार्टअप बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। यह सब भूलकर वो अपनी कंपनी और उत्पाद सेवा को सिर्फ एक ब्रांड के रूप में बेचने की कोशिश शुरू कर देते हैं। इससे उनका ध्यान भटक जाता है। जब किसी कंपनी के पास कोई उत्पाद या सेवा यानी प्रोडक्ट या सर्विस हो तो उन्हें मुख्य उत्पाद सेवा पर ध्यान देनी चाहिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार पर काम करना चाहिए ताकि कोई दूसरा उत्पाद सेवा या ब्रांड बाजार में उसका मुकाबला ना कर सके। यह वह चीज है जो आपके स्टार्टअप को बाजार में यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी देती है। कई औसत गुणवत्ता वाले उत्पाद सेवा के साथ बाजार में आने से बेहतर है कि एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद सेवा बनाया जाए। अध्याय 9 स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी चीजें।
इसके लिए सबसे पहले आपको इन प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहला, आइडिया। सबसे पहले आपके पास व्यवसाय के आइडियाज होने चाहिए। अपने स्टार्टअप की तैयारी करने और उस पर काम करने से पहले अपने विचार को पूरी तरह से मान्य यानी वैलिडेट जरूर करें कि क्या सच में उसकी बाजार में मांग अर्थात डिमांड है। इस तरह से जब आप किसी विचार पर काम करना शुरू करते हैं तो आप ज्यादा मजबूत बिजनेस मॉडल के साथ बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे। दूसरा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इस स्तर पर आपको जरूरी कार्यों को करने की जिम्मेदारी सौंपनी होगी और साथ ही बाजार की मांग का ध्यान रखना होगा। अगर आपका उत्पाद विकास यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं किया गया तो आप अपने आप को जल्द ही स्टार्टअप की दौड़ से बाहर पाएंगे। आपको इस बारे में उत्पाद का परीक्षण करना यानी प्रोडक्ट टेस्टिंग और बाजार की प्रतिक्रिया से चल जाएगा। तीसरा, राजस्व उत्पत्ति यानी रेवेन्यू जनरेशन। इस स्तर पर कंपनी की सेल्स स्ट्रैटेजी बनाएं। ध्यान दें कि ज्यादा से ज्यादा विभिन्न आय स्रोत बनाएं। चौथा, फंडिंग का दौर यानी फंडिंग राउंड। स्टार्टअप में अलग अलग चरण पर अलग अलग स्तर पर अनुदान ली जाती है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के शुरुआती दिनों में एंजल निवेशक अनुदान देते हैं। राजस्व चरण अर्थात रेवेन्यू फेज में कंपनी को सुपर एंजल या कुछ पारिवारिक कार्यालय वित्त पोषण मिल जाती है। जैसे ही कंपनी सफलतापूर्वक अपनी व्यापारिक यात्रा शुरू करती है और अच्छी आय के साथ आगे बढ़ती है, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के उत्पाद बाजार के अनुसार और बिजनेस मॉडल को ध्यान रखते हुए अनुदान देने में दिलचस्पी दिखाते हैं। यूनिकॉर्न बनने की दिशा में यात्रा यहीं से शुरू होती है। पांचवा, एग्जिट स्ट्रैटेजी। एक स्टार्टअप संस्थापक तब सफल नहीं होते जब उन्हें अनुदान मिल जाती है, बल्कि एक स्टार्टअप संस्थापक तब सफल होते हैं जब वह सही समय पर स्टार्टअप से बाहर निकलने और उससे पैसा कमाते हैं। स्टार्टअप संस्थापक के लिए अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान करना जरूरी है। एक ठीक से बनाई हुई एग्जिट स्ट्रैटेजी न सिर्फ संस्थापक को फायदा होगा बल्कि निवेशकों को भी अच्छा परिणाम मिलेगा। आमतौर पर स्टार्टअप में संस्थापक या निवेशक के पास बाहर निकलने के लिए यह विकल्प होते हैं। पहला, एक्विजिशन। स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी को बेचना जो स्टार्टअप की तकनीक, उत्पाद और ग्राहकों के आधार यानी कस्टमर बेस में अच्छा लाभ देखती है। दूसरा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स को लिस्ट करके स्टार्टअप को पब्लिक करना। इससे निवेशकों को पब्लिक मार्केट में अपने शेयर बेचने की अनुमति मिलती है। तीसरा, मर्जर। ज्यादा असरदार, इफेक्टिव ढंग से तालमेल बनाने या पैमाना स्केल करने के लिए स्टार्टअप को एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना। चौथा, मैनेजमेंट बाय आउट, एमबीओ। स्टार्टअप को अपने प्रबंध टीम को बेचना, जिससे संस्थापक और कुछ कर्मचारी को नियंत्रण लेने की अनुमति मिलती है। पांचवा, लिक्विडेशन। व्यवसाय को बंद करना और उसकी संपत्ति यानी उसके एसेट्स को बेचना। छठा, प्राइवेट इक्विटी बायआउट। स्टार्टअप को एक ऐसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचना जो इसकी मूल्यांकन बढ़ाना चाहती है और फिर इसे ज्यादा कीमत पर बेचना चाहती है। अध्याय 10, भारत में एक कंपनी को पंजीकृत यानी रजिस्टर कैसे करें। भारत में एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको कई स्टेजेस का अनुसरण करना होगा और अलग अलग औपचारिकताओं यानी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। यहाँ इस प्रक्रिया का एक आसान सा अवलोकन यानी ओवरव्यू दिया हुआ है। यह तय करें कि आप किस तरह की कंपनी का पंजीकरण करना चाहते हैं। सामान्य विकल्प में पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP आदि शामिल हैं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र लें, निर्देशक पहचान संख्या लें, नाम आरक्षण यानी नेम रिजर्वेशन, अपनी कंपनी के लिए एक अद्वितीय नाम चुनें और MCA पोर्टल पर SBI CE पार्ट A सेवा के माध्यम से नाम आरक्षण के लिए आवेदन करें। दस्तावेज का अनुबंध तैयार करें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। ये दस्तावेज कंपनी के उद्देश्यों, नियमों और विनियमों की व्याख्या करते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स भरें। एक बार नाम स्वीकृत हो जाने के बाद MCA पोर्टल पर SBI CE इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को शामिल करने के लिए सरलीकृत प्रोफोर्मा फॉर्म से MOA, AOA और अन्य आवश्यक फॉर्म सहित इनकॉर्पोरेशन दस्तावेज भरें और पैसा जमा करें। कंपनी की अधिकृत पूंजी और अन्य कारकों के आधार पर आवश्यक स्टैम्प शुल्क और अन्य निगमन शुल्क जमा करें। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार जब MCA आपके आवेदन और दस्तावेजों को संसाधित कर लेता है तो आपको निगमन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यह आपकी कंपनी के आधारित पंजीकरण का प्रमाण है। पैन कार्ड लागू करें, एक बैंक खाता खोलें, अनुपालन यानी कंप्लायंस और पंजीकरण। पंजीकरण के बाद विभिन्न कानूनी और न्यायिक आवश्यकताओं जैसे माल और सेवा कर, GST पंजीकरण यदि लागू हो तो, और भी अन्य आवश्यक लाइसेंस या परमिट का अनुपालन सुनिश्चित करें। अध्याय 11 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जरूरी दस्तावेज यानी जरूरी डॉक्यूमेंट। पहला, निर्देशक पहचान संख्या DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरा, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट। तीसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चौथा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पांचवा, पंजीकृत कार्यालय का प्रमाण। छठा, पहचान पत्र का प्रमाण। सातवां, पासपोर्ट साइज फोटो। आठवां, सहमति की घोषणा। नौवां, फॉर्म DIDR 2 और DIDR 8। 10वां, अनाप्रति प्रमाण पत्र नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट। 11वां, उपयोगिता बिल। 12वां, पैन कार्ड। और 13वां, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए घोषणा फॉर्म INC 20A। अब आप तय कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की कंपनी का पंजीकरण करना चाहते हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी। उनके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, जिसका विवरण इस पुस्तक में है। अध्याय 12 स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल। स्टार्टअप मॉडल कई तरह के होते हैं। लेखक ने इस किताब में 20 से ज्यादा बिजनेस मॉडल बताए। हम यहाँ सिर्फ कुछ ही महत्वपूर्ण बिजनेस मॉडल की चर्चा करेंगे। पहला, प्रीमियम बिजनेस मॉडल। प्रीमियम इज इक्वल्स टू फ्री प्लस प्रीमियम। प्रीमियम मॉडल में यूजर्स को किसी सॉफ्टवेयर, गेम या सर्विस की बेसिक सर्विसेज का मुफ्त में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है, जिससे उन्हें जानने और उनके साथ जुड़ने के लिए उत्साहित किया जाता है। कुछ समय बाद उपयोगकर्ता यानी यूजर्स को अपग्रेड करने और अतिरिक्त या उन्नत विशेषताएं यानी एडवांस फीचर्स पाने के लिए पैसा जमा करने का विकल्प दिया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जीमेल, गूगल ड्राइव, iCloud एक्सेट्रा। दूसरा, सब्सक्रिप्शन मॉडल।
सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल में कस्टमर्स को रेगुलर सब्सक्रिप्शन फीस देने के बदले रिकरिंग आधार पर उत्पाद या सेवा देना शामिल है। उम्मीद के मुताबिक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स उत्पन्न करने के लिए अपनी क्षमता के कारण इस मॉडल में अलग अलग इंडस्ट्रीज में काफी लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी हासिल की है। उदाहरण के तौर पर Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई व अन्य। तीसरा, मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहां बायर और सेलर कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस मॉडल में मार्केट प्लेस ऑपरेशन इन इंटरैक्शन को आरामदायक बनाता है और कमीशन, लिस्टिंग फीस या सदस्यता शुल्क, जिसे हम मेंबरशिप फीस भी कहते हैं, जैसे अलग अलग तरीकों से आय उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, Amazon, अन्य। चौथा, एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट या सर्विसेज को इकट्ठा करके उन्हें कंबाइन और आसान तरीके से उपयोगकर्ता के सामने दिखाया जाता है। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करके कस्टमर की जिंदगी में वैल्यू ऐड करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर ओला टैक्सी, उबर, एयरबीएनबी, रैपिडो व अन्य। पांचवा, पे एज यू गो बिजनेस मॉडल। पे एज यू गो बिजनेस मॉडल, जिसे यूज बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, इसमें ग्राहकों को उत्पाद के लिए भुगतान करना शामिल है। यह मॉडल उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे उन्हें फिक्स प्लान्स या कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमिटेड होने की बजाय सिर्फ उन उपयोगों के भुगतान करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के तौर पर Amazon वेब सर्विसेज। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप किताब की समरी, जिसमें लेखक ने स्टार्टअप संबंधित सभी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की है। इस पुस्तक में कुल 39 अध्याय हैं। हमने इसके सारांश में 12 अध्याय को शामिल किया है। बाकी अध्यायों के लिए आपको इस किताब को विस्तार से पढ़ना चाहिए। इसमें आप यह जानेंगे कि स्टार्टअप फंड का उपयोग कैसे करें, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और बड़े स्टार्टअप की वास्तविकता क्या है, स्टार्टअप में विषाक्त संस्कृति से कैसे बचें, स्टार्टअप संस्थापक अपनी निजी जिंदगी कैसे खराब करते हैं, अगर निवेशक अपना निवेश खो दे तो क्या करें, मैं प्रतिबद्धता से सदैव दूर रहूंगा। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक बाकी सारी जानकारी आपको किताब में मिल जाएगी। स्टार्टअप में रुचि रखने वाले के लिए यह एक संपूर्ण पुस्तक है। तो अभी इस किताब को विवरण में दिए गए लिंक से खरीदें और विस्तार में समझने का प्रयास करें। इस किताब से आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब की समीक्षा अरविंद अरोड़ा और प्रनीश जैन आपको इस ग्लैमरस स्टार्टअप सेक्टर की इनसाइड और इंटरनल बातें बताते हैं। किसी भी कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाए, इसके डिटेल्स को लेकर इससे आगे की फंडिंग कैसे कराई जाए ताकि यह एक यूनिकॉर्न बन सके। इन दोनों लेखकों ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि किताब के पाठकों को अंदर और बाहर की सभी बातें पता चले। यह किताब अपने पाठकों के लिए स्टार्टअप जगत में अधिकांश छुपे रहस्यों को उजागर करती है और मिनट डिटेल्स को समझने में बहुत प्रभावी है। हालांकि किताब में एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जो कई पाठकों के लिए रुचि का विषय